चलो पेज नंबर 78 पे आना, टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी का। 78 सेक्शन 43 हमने डिस्कस किया था, सबसेक्शन 1। इसमें बात हो रही थी एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको इंक्लूड करने हैं, क्या चीज़ें लेस करने को मिलेंगी, वो डिस्कस हो गया था। ट्रायल रन प्रोडक्ट का कुछ सेल हुआ हो या फिर सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब कुछ क्लेम करने को मिला और लेस कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दैट इज रिलेटेड टू 43 सबसेक्शन 1। कॉस्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, उसमें क्लैरिफिकेशन है। इंडिविजुअल केसेस हैं तो 1 to 1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखना सबसे पहले केस में क्या बोला, असेट विच इज प्रीवियसली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड ब्रॉट इनटू रेगुलर बिजनेस। अगर आपको ऐसी असेट है जो साइंटिफिक बिजनेस में यूज कर रहे थे, दिस इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 35 जो हमने बात की थी साइंटिफिक रिसर्च वाली। तो वहाँ पे आपको अलाउ किया 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इन हाउस आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, लास्ट 3 ईयर्स का आपको पूरा खर्चा 100% क्लेम करने को पहले ही मिल जाता है। अब जो एक्सपेंस आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है उसका फिर से तो और कोई बेनिफिट लेंगे नहीं। फिर उसमें लॉक इन पीरियड भी बोला था उन्होंने, वो 8 ईयर्स वाली कंडीशन। उसके बाद आपने उस असेट का बिजनेस यूज चेंज कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च के बदले किसी और पर्पस के लिए उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो तो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब ये यूज चेंज हो रहा है तो वो असेट की एक्चुअल कॉस्ट हम कितनी मानेंगे, दैट इज जीरो। जीरो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा खर्चा आप क्लेम कर चुके हो। फर्दर और कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करने की नीड नहीं है, तो बिकॉज कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑन पेपर उसकी बुक वैल्यू को हम जीरो मानेंगे और फर्दर उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो बस दैट इज द सिंपल रीजन कि ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है ना, अब नीड नहीं है, इसलिए बोला कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट को निल या फिर जीरो मानेंगे। रीजन में उन्होंने लिखा ही है बिकॉज डिडक्शन इज ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ये मैंने आपको बोला था कि एक अपना कैपिटल गेन का सेक्शन है 45 सबसेक्शन 2, उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है वापस से। तो आप फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट करके रख लो कि ये कैपिटल गेन से कनेक्टेड है और इसके ऊपर अपने बात करेंगे जब उस चैप्टर के ऊपर जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट देखना, असेट अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। ठीक है, अब गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस वाली बात हमने कहाँ पे डिस्कस की थी, अदर सोर्सेज में ये बात कर चुके हैं। उससे रिलेटेड एक कंडीशन है, उसको समझ लो। ये कुछ नया पॉइंट है, वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ था, हमने पहले गिफ्ट और विल की बात की थी। अगर आपको कोई असेट गिफ्ट में मिली है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली और इन फ्यूचर आप उसको सेल कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो कितनी मानी जाएगी, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो। आइडियली तो गिफ्ट मिला मतलब आपके लिए तो एक्विजिशन कॉस्ट जीरो है, लेकिन जब फर्दर कंप्यूटेशन होता है पीजीबीपी या कैपिटल गेन में, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी मानी जाती है, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो मानी जाती है। ये कंडीशन मैं आपको डिटेल में कैपिटल गेन में बताऊंगा, अभी आप इतना पॉइंट समझ के उसको लेट गो कर सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, चलेगा, ठीक है, वहां पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, असेट अक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट ध्यान रखने वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने असेट अक्वायर इसलिए किए ताकि आप ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सको, प्राइस मैनिपुलेशन या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को इस बारे में कोई भी डाउट लगता है तो वो क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे और बोलेंगे इसकी एक्चुअल कॉस्ट हम उतनी मानेंगे जितनी उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। आपने कितने अमाउंट पे उसको परचेज किया, सेल किया, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हो सकता है बिकॉज बहुत बार इसमें मैनिपुलेशन होता है, सेकंड हैंड में मशीन खरीद ली हायर प्राइस पे जानबूझ के ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाने के लिए, तो ऐसा मैनिपुलेशन अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रीएक्विजिशन ऑफ द असेट विच इज सोल्ड। आपने क्या किया, एक असेट बेची, फिर उसी असेट को वापस से रीअक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया, हो सकता है ज्यादा प्राइस पे परचेज कर लिया ऐसा दिखा दिया जस्ट टू गेन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम, वो भी डिनाई कर देंगे। तो इसमें अगेन वही चीज आ गई कि आपने जब उसको सेल किया था तब उसकी WDV क्या थी, और आज आप उसको रीअक्वायर कर रहे हो तो कितने प्राइस पे रीअक्वायर कर रहे हो, दोनों में से क्या देखा जाएगा, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस कर दिया मतलब अपने आप जेन्युइन डेप्रिसिएशन ही मिलेगा आपको, कोई फायदा नहीं है उसका। 4A वाला जो पॉइंट है उसमें भी सिमिलर कंडीशन है, असेट विच इज परचेज्ड एंड लीज्ड बैक टू द सेम पर्सन। इसको सेल एंड लीज बैक भी बोलते हैं, परचेज एंड लीज बैक भी होता है, दो ट्रांजैक्शन होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक असेट पहले परचेज की, फिर सामने जिससे खरीदी थी ना उसी को लीज पे दे दी, तो सामने वाली पार्टी के लिए वो हो गया सेल एंड लीज बैक। मैंने एक असेट बेची, उसको लीज पे ले लिया, पहले मैं उस असेट का ओनर था, अब मैं उस असेट का लेजी हो गया। जैसे प्रीमाइसिस है, सिंपल ट्रांजैक्शन समझ लो। पहले ये प्रीमाइसिस, ये शॉप का मैं ओनर हूँ, इस प्रीमाइसिस की मार्केट वैल्यू आज की डेट में 50 लाख रुपीज़ है। अब मुझे ना एक्चुअली में पैसों की जरूरत है और मुझे ये प्रीमाइसिस भी यूज़ करनी है, तो इसका एक ऑप्शन हो सकता है। सपोज मैं प्रीमाइसिस सेल करने के लिए निकाल रहा हूँ,
मैं ऐसा बायर ढूंढ रहा हूँ जो खुद ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाहता है, यूज करने के लिए नहीं। सपोज आपसे मेरी डील हुई, आपसे बात हुई, आपने बोला सर हम भी एक प्रीमाइसिस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और ये 50-60 लाख के आसपास का बजट है, बट हमें वो प्रीमाइसिस यूज नहीं करनी है, तो रेंटल इनकम के लिए हम बाई आउट करने की सोच रहे हैं। अब ये एक अच्छा ट्रांजेक्शन बन सकता है। मैंने आपको बोला एक काम करो, मुझसे प्रॉपर्टी खरीद लो, मुझे 50 लाख रुपए दे दो, प्रॉपर्टी के मालिक आप हो गए। अब क्या करने वाले हो इस प्रॉपर्टी का? बोले सर रेंट पे देनी है। मतलब मुझे रेंट पे दे दो, मैं यूज कर लेता हूँ। आई बात समझ में? अब बताइए इससे हुआ क्या? मेरा 50 लाख रुपीज इस प्रॉपर्टी से फ्री हो गया, मुझे जहाँ जरूरत है मैं उसको यूज कर सकता हूँ, और ये प्रीमाइसिस यूज करने के लिए मैं आपको फ्यूचर में रेंट पे करता रहूंगा। तो मैं ओनर से टेनेंट बन गया अपनी प्रीमाइसिस में। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है पता है क्या है? दिस इज सेल एंड लीज बैक। मैंने प्रॉपर्टी बेची और वही प्रॉपर्टी आपसे लीज पे ले ली। तो आपके लिए ट्रांजेक्शन क्या हुआ? परचेज हो गया ना। तो ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो परचेज बोलो या सेल बोलो, ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, सेल एंड लीज बैक, परचेज एंड लीज बैक, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं कैलकुलेशन के बारे में क्या बोला है। आपने असेट जो है परचेज की और सामने वाले को लीज पे दे दी। जैसे आपने असेट मुझसे खरीदी थी और मुझे लीज पे दे दी। इस सिचुएशन में आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या मानी जाएगी वो बोला। अमाउंट देख लो, WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर। मतलब समझ आए? मेरे पास जब ये असेट थी मेरी ओनरशिप में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू तो दिख रही होगी, तो वही WDV आपके लिए कॉस्ट ऑफ परचेज मान ली जाएगी। भले आपने एक्चुअली में इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे दिए हो या कम पैसे दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी एक मैनिपुलेशन का चांस रहता है। हो सकता है कि हम ये ट्रांजेक्शन सिर्फ इसलिए कर दें ताकि आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सको, आप और मैं रिलेटेड या नॉन पार्टीज हो सकते हैं, तो ऐसा सब प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पहले से उन्होंने कंडीशन क्लियर कर दी कि कोई भी पर्सन असेट को परचेज करके अगर लीज बैक करता है तो सामने वाले लेजी के लिए जो WDV थी वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कंडीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, परचेज एंड लीज बैक वाले में क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं। बिल्डिंग वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पस एंड नाउ ब्रॉट इनटू बिजनेस। ये भी अच्छा पॉइंट है। अभी तक आप एक प्रीमाइसिस को पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, अब आपने उसको बिजनेस यूज में शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया यूज करना, तो उस सिचुएशन में आपके लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट या डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी होगी? तो बोला जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, जितने में आपने बिल्डिंग खरीदी थी, उसको आप बेस बनाओ और उसमें से आप नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करो। ये टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन का मतलब आपने एक्चुअली में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, लेकिन अगर क्लेम करते तो आज की डेट में उस एसेट की WDV क्या होती, उस WDV पे जाएंगे और फर्दर डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम करने को मिलेगा। और ये कॉमन सेंस है। प्रीमाइसिस या बिल्डिंग जो है सपोज 5 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है, ऐसा रख लेते हैं, तो 3 साल से तो मैं इस बिल्डिंग को पर्सनली यूटिलाइज कर रहा था, तो उस पर कोई डेप्री क्लेम किया होगा मैंने पर्सनल यूज पे? नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है 3 साल में बिल्डिंग की जो कंडीशन है उसमें कुछ वेयर एंड टेयर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? या आज भी बिल्डिंग उसी कंडीशन में होगी जैसी 3 साल पहले थी? ऐसा तो होने नहीं वाला। तो अगर 3 इयर्स पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 20 लाख रुपए थी, तो 3 साल यूज करने के बाद थोड़ा तो डेप्रिशिएट या वेरिएंट टेयर हुआ ही होगा। तो अब जब आप उसको कमर्शियल यूज में ले रहे हो, डेप्री क्लेम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन 20 लाख पे क्लेम करना शुरू नहीं कर सकते। आपको उस असेट को डी वैल्यू करना पड़ेगा कि 3 इयर्स यूज करने के बाद आज इसकी WDV क्या होनी चाहिए, और उस WDV पे हम फर्दर डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपने उसको डी वैल्यू किया 20 लाख से सपोज आप 16 लाख पे ले आए, तो ये 4 लाख रुपए जो आपने डीवैल्यूएशन किया, इसको हम क्या बोलेंगे? नोशनल डेप्रिसिएशन। ये 4 लाख रुपए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी क्लेम करने को नहीं मिलेगा, इस पे कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। दिस इज जस्ट अ डीवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर डेप्रिसिएशन। आ रहा है लॉजिक समझ में? क्लियर हुआ? तो इसको बोल रहे हैं नोशनल डेप्रिसिएशन। आपको ऐसे कुछ नंबर्स लिखने हैं तो आप लिख के रख सकते हो, मैं कैलकुलेशन एक बार बता देता हूँ। प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी सपोज 2020 में, और तब इसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए। अब क्या हो रहा है, मैं इसको पर्सनल यूज में यूटिलाइज कर रहा था, अब जाके 2023 में मैंने इस असेट को कमर्शियल या बिजनेस यूज में यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। अभी तक ये यूज पर्सनल था, ठीक है। अब 2023 से आगे तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा ना इस बिल्डिंग के ऊपर, बट पॉइंट ये है कि डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे मिलेगा? पूरे 20 लाख पे मिलेगा। अगर आप पूरे 20 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो गलत हो गया। जो चीज 2020 में आपने 20 लाख की खरीदी थी और वो वेयर एंड टेयर वाली बिल्डिंग है, डेप्रिशिएबल एसेट है, तो डेफिनेटली 2023 में उसकी वैल्यू 20 लाख तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ कम होगी। तो उन्होंने बोला एक काम करो, इसको आप डेप्रिशिएट करके 2023 के अमाउंट तक लेके आ जाओ कि अगर इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो कितना क्लेम होता। कर नहीं रहे, लेकिन अगर करते तो कितना क्लेम होता, जो भी परसेंटेज लगता होगा डेप्रिसिएशन का, हम लमसम मान लेते हैं कि 4 लाख रुपीज तो अभी तक डेप्रिशिएट हो गया होता अगर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो आज की डेट में वैल्यू कितनी बची? 16 लाख रुपीज। ये डेप्रिसिएशन जो है हमने क्लेम किया नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। तो इसको इन्होंने नाम दिया है नोशनल।
नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल का मतलब ही ऑन पेपर, ये 4 लाख का कोई टैक्स एग्जेम्पशन मुझे नहीं मिला 2020 से लेकर 23 के बीच में, ना ही आगे मिलने वाला है, सिर्फ रिड्यूस किया वैल्यू को, क्लेम नहीं किया। अब आगे 2023 के बाद मैं प्रॉपर्टी जब तक यूज़ करता रहूँगा, डेप्रिसिएशन मुझे मिलता रहेगा ऑन 16 लाख रुपीज़ एंड ऑनवर्ड्स। डेप्रिसिएशन 16 लाख से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा और हर साल फिर वही WDV एंड ऑल चलता रहेगा सिस्टम। ठीक है, तो ये कंडीशन है नोशनल डेप्रिसिएशन की। MCQ में पॉइंट आएगा, कार वाला एक एग्जांपल है कि MCQ दिया हुआ है उसमें बोला है कि एक गाड़ी आप यूज़ कर रहे थे पर्सनल यूज़ के लिए, फिर आपने उसको बिजनेस यूज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो भाई 1-2 साल से जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे वो डेप्रिशिएट तो हो रही थी, बट वो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर रहे थे, तो उसमें ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन आएगा तो रिलेट हो जाएगा। बोलो, अब समझ आया कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? आगे देखें। 6th वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे कैपिटल एसेट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कैपिटल गेन से कनेक्टेड पॉइंट है। बोला कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी ने ट्रांसफर कर दी, किसको ट्रांसफर कर दी? 100% सब्सिडरी कंपनी को, या वाइस वर्सा सिचुएशन है, होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी टू होल्डिंग, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया गया। तो जो भी न्यू ओनर है वो डेप्रिसिएशन तो क्लेम करेगा, कितनी वैल्यू पे क्लेम करेगा? वो बोला ट्रांसफर करने वाले की जो कॉस्ट थी उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये सिंपल कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर करने पे कोई नया प्राइस आने वाला नहीं है। अब इसको भी नंबर्स के साथ आप देख लो, एग्जांपल ले लेते हैं। होल्डिंग कंपनी है, सपोज इसने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इसके लिए होल्डिंग कंपनी की बुक्स में जो कॉस्ट दिख रही थी वो 15 लाख रुपए थी। ये क्लियर हो गया? अब ट्रांसफर करने के बाद तो असेट इसकी हो गई है ना, तो इन फ्यूचर उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? सब्सिडरी कंपनी क्लेम करेगी। पॉइंट ये है कितने अमाउंट पे क्लेम करेगी, तो बोला 15 लाख। अब ये जो असेट ट्रांसफर हुई है, सब्सिडरी कंपनी ने हो सकता है कुछ पेमेंट किया हो, वो पेमेंट कुछ भी अमाउंट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अमाउंट लिख ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है 20 लाख पे किया हो, 15 लाख पे किया हो, 10 लाख पे किया हो, इररेलेवेंट। ट्रांसफरर ये है, ट्रांसफरर के लिए जो कॉस्ट थी वही वैल्यू यहाँ पे अज्यूम होगी और उसी पे ये फर्दर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ये पॉइंट इसलिए रखा है, अदरवाइज क्या होगा पता है, ये कंपनी वाले अपना टैक्स बचाते रहेंगे। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को 15 लाख रुपए की WDV वाली असेट ट्रांसफर करेगी, सब्सिडरी कंपनी बोलेगी मैं ये असेट 25 लाख में खरीद रहा हूँ। समझ आ गया? अब क्या बोलेगा, बोले मेरे लिए तो कॉस्ट 25 लाख है ना, मैं डेप्रिसिएशन 25 लाख पे लूंगा। फिर 2-4 साल ये किया, फिर ये असेट वापस से होल्डिंग कंपनी को बेच दी 20 लाख में, तो एक ही असेट की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के बार बार उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किए जा रहे हैं और टैक्स बचाए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट तो अलाउ नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला इस अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। ट्रांसफरर इन दोनों में से जो भी हो, यहाँ से असेट यहाँ जा रही हो या वाइस वर्सा, ट्रांसफरर की जो कॉस्ट बुक्स में दिख रही होगी, बायर जो है उसी पे आगे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो मैनिपुलेशन का पॉइंट ही वहाँ पे खत्म। बोलो, अब क्लियर हो रहा है क्या? कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, समझाना है कुछ और इसमें? क्लियर पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7th और 8th पॉइंट में ना अमालगमेशन और डीमर्जर की बात हो रही है। अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, वो वाला ट्रांसफर, इसमें भी सेम लॉजिक है। जो ट्रांसफरर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कॉस्ट दिख रही थी उसी पे डेप्रिसिएशन कंटिन्यू होगा, नए अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 7A में सेम बात होगी। डीमर्ज टू रिजल्टिंग, तो भाई डीमर्ज वाले की कॉस्ट ही कंटिन्यू होगी, ये बोल दिया। 8th वाला पॉइंट देख लो, असेट अक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, इसमें बोला इंटरेस्ट अप टू फर्स्ट पुट टू यूज फॉर्म्स पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, बोरोइंग कॉस्ट वाला पॉइंट नहीं था, इंटरेस्ट को कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस में बांटा था। पुट टू यूज वाली डेट तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? कैपिटलाइज। उसके बाद का इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? रेवेन्यू में। ठीक है, ये पॉइंट तो हम देख चुके हैं। 9th पॉइंट भी हम देख चुके हैं। टैक्सेस की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे लिख के रख सकते हो। एक्साइज तो वैसे भी आउटडेटेड हो गया, जीएसटी लिख सकते हो वहाँ पे। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए और उसका आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है तो आपके कॉस्ट का पार्ट है, और अगर आईटीसी मिलने वाला है तो आपकी यहाँ कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सेम पॉइंट। गवर्नमेंट ग्रांट की बात भी पीछे हो चुकी है। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या सब्सिडी मिली है तो आप लेस कर सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट देखो, असेट ब्रॉट इन टू इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट फॉर यूज इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर से कोई असेट लेके आया इंडिया में अपने बिजनेस यूज के लिए, इसमें भी वो नोशनल डेप्रिसिएशन वाला ही पॉइंट है, एग्जैक्टली सेम, कि जितने टाइम उसने वहाँ यूज किया उतना डेप्रिसिएशन एक बार के लिए लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट से अब डेप्रिसिएशन काउंट होगा। तो नोशनल डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन आ गई, सिमिलर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, एनी कैपिटल एसेट अक्वायर्ड अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। ये स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। स्टॉक एक्सचेंजेस पहले एओपी और बीओआई के फॉर्म में काम करती थी,
फिर एक पॉइंट पे इनको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, इसको कॉर्पोरेटाइजेशन बोला जाता है। तो नाउ स्टॉक एक्सचेंजेस आर कॉर्पोरेट एंटिटी वैसा है। तो बोला कि जब ये ऑन पेपर ट्रांसफर हुआ तो जो डेप्रिसिएशन वो लोग अब क्लेम करेंगे वो कौन सी कॉस्ट पे करेंगे, पुरानी डब्ल्यूडीवी पे। एज एन एओपी उनकी जो डब्ल्यूडीवी थी असेट्स की उसी को कंटिन्यू करेंगे, कोई वैल्यूएशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू से आगे कंटिन्यू होगा। ये भी क्लैरिफिकेशन इसलिए एक्सप्लेनेशन में रखा है, ये सब ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 35AD वाला पॉइंट आ गया, ये हमने उस सेक्शन में देख लिया है 35AD वाले केस में कि ऑलरेडी अगर आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब जीरो है, फर्दर कोई डेप्रिसिएशन मिलना नहीं है। और 8 साल पूरे हो गए तो अब टेंशन ही नहीं है, वो आपने लॉक इन पीरियड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया, तो सेम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 43 का ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, इसके साथ अब ये सेक्शन पैकअप आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 35D है, इसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेज नंबर 90। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो शुरुआत में जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जा रहा है। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन आपको क्लेम करने को मिलना चाहिए। वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है अमोर्टाइजेशन, हम देख चुके हैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन मतलब कुछ ना कुछ इंटेंजिबल एक्सपेंस होगा जो आप थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करोगे, जो एक साथ आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में हम कोई असेट नहीं परचेज कर रहे जो टेंजिबल हो, इसलिए अमोर्टाइजेशन वर्ड वहाँ पे जो है वो रेलिवेंट होगा। अब कितना क्लेम करने को मिलेगा और कैसे, वही हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी। स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से, एक बार देख लेते हैं। बोला एलिजिबल एसएससी में अंडर सेक्शन 35D इंडियन कंपनीज एंड अदर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, ये सब रिक्विजिट्स है उसके अंडरलाइन कर लेना। या तो इंडियन कंपनी हो सकती है या अदर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हो सकते हैं हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए सेक्शन अवेलेबल नहीं है, क्लैरिफाई हो गया। बट कंपनी हो या अदरवाइज हो चलेगा। वुड बी एंटाइटल्ड टू अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred by them for the establishment of business concerns or the expansion of the business of existing concern। या तो नया बिजनेस सेटअप करते टाइम ये खर्चा हो रहा है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करते टाइम ये खर्चा हो रहा है, दोनों एक्सपेंसेस का डिडक्शन यहाँ मिल सकता है, ये पॉसिबल है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऐसे कैटेगराइजेशन किया। एक्सपेंडिचर विच क्वालिफाइज फॉर अमोर्टाइजेशन शुड हैव बीन इनकर्ड बाय द असेसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिज बिजनेस, ये शुरुआत के खर्चे होने चाहिए पहले तो बोला। If, however, the expenditure is incurred after the commencement of business, it is essential that the expenditure should be in connection with the extension or expansion of the undertaking। सेम बात हो गई कि भाई आप शुरुआत में खर्चा कर रहे हो, मतलब बिजनेस अभी फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो, सेटअप बिजनेस में नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो, तो ये खर्चा बाद में भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। आइदर न्यू बिजनेस का सेटअप कर रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस में नए यूनिट का एक्सपांशन कर रहे हो, दोनों टाइम पे एक्सपेंस क्लेम हो सकता है। तो अपने लिए कोई टेंशन नहीं, दोनों कंडीशन ही अवेलेबल कर दी। डिडक्शन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देख लो। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये डिडक्शन मिलेगा। जो भी अमाउंट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा वो एक साल में एक साथ क्लेम नहीं करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप क्लेम कर सकते हो। कब से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग विद द पीवाई इन विच द बिजनेस ऑफ द असेसी एक्चुअली कमेंसेस और द पीवाई इन विच द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेजेंट अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड और द न्यू यूनिट कमेंसेस प्रोडक्शन और ऑपरेशन एज द केस में। सिंपल सी बात है, जिस साल में बिजनेस शुरू करोगे उसी साल से डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट ईवाई से, तो वैसे क्लेम कर सकते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द असेसी क्वालिफाई फॉर अमोर्टाइजेशन अंडर दिस सेक्शन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये लिस्ट दे दी कौन कौन से खर्चे यहाँ क्लेम करने को मिलते हैं। पहला, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब खर्चे शुरुआत में होते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हो, जो आप कैलकुलेशन सोच रहे हो कितनी सही है कितनी नहीं, तो आपने किसी से कंसल्टेंसी ले ली, रिपोर्ट बनवा ली और सामने वाले को आपने उसके लिए फीस पे कर दी, तो ये इनिशियल खर्चे। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने उसको बोल सकते हैं। ये कोई कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के बेस पे कोई इंजीनियर हो सकते हैं जो आपको टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो वो कितना प्रैक्टिकली फिजिबल है, उसके लिए एक रिपोर्ट निकलवा ली, तो उसका खर्चा हो सकता है। एक्सपेंसेस फॉर कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मार्केट सर्वे तो मस्ट होता है बिजनेस शुरू करने से पहले। अब सर्वे करना भी कोई काम ऐसा नहीं कि फ्री में हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर एजेंसीज होती है जो आपको सर्वे कंडक्ट करके देंगी, जो सैंपल साइज रखना है, जो टाइप ऑफ कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर से सर्वे करना है, तो वो लोग उसके लिए प्रोफेशनली पैसे चार्ज करते हैं और उसके बेस पे आगे की बात होती है। एक्सपेंडिचर फॉर गेटिंग इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस, एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग
अब पेपर वर्क करोगे स्टार्टिंग में तो आपको लॉयर को, कंपनी सेक्रेटरी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करनी पड़ेगी, वो सब भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। 5th पॉइंट में कंपनी स्पेसिफिक बोल दिया, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मेमोरेंडम आर्टिकल्स ड्राफ्ट करना, प्रिंटिंग करवाना, उसके खर्चे, आरओसी की फीस, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये आईपी और ये सब लेके आ रहे हो या शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो वो भी कवर हो सकता है, ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। ब्रोकरेज कमीशन हो सकता है अंडर राइटर्स का, सारे पॉइंट्स कंपनी से रिलेटेड। और लास्ट में सच अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड बाय द लिस्ट स्पेसिफाइड अबव विच द सीबीडीटी में प्रिस्क्राइब, और भी कोई खर्चे अलाउ किए जा सकते हैं जो हो सकता है यहाँ कवर करने रह गए। ठीक है, अब अमाउंट कितना क्वालिफाई करेगा फॉर डिडक्शन, जिसको हम ये 5 साल में क्लेम करने वाले, तो उसमें लिमिट दे रखी है, वो देख लेना। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस, इट इज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन केस ऑफ असेसी अदर देन इंडियन कंपनी। In case of an Indian company, at the option of the company, 5% of the capital employed or the cost of project whichever is higher। तो यहाँ पे ना इंडियन कंपनी और अदर असेसी के पार्ट में डिवीजन कर दिया। अगर इंडियन कंपनी असेसी है तो उनको 2 लिमिट्स दे दी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% या आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, दोनों में से विच एवर इज हायर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। और अगर आप नॉन कंपनी असेसी हो, इंडियन कंपनी नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट असेसी है, तो उनके लिए एक ही क्राइटेरिया है, आपका जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी कॉस्ट का 5%, सीधा वो आपको लिमिट दे दी, तो उसमें कोई और ऑप्शन नहीं। इसके ऊपर अगर आपके और कोई एक्सपेंस हुए हैं तो उसको इग्नोर किया जाएगा, तो एक्चुअल खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल टर्म्स में पहले समझ लेते हैं, फिर आगे थियरी देखते हैं। अब इसमें ऐसा है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला है या कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, वट एवर इट इज़, उसकी कुछ लिमिट दे दी, भाई 100 लाख हो सकता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, एमसीक्यू में भी ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे। आपको ये बोल दिया कि जो एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है दैट इज ₹6.5 लाख। अब पहले तो ये देखना है कितना एक्सपेंस क्वालिफाई करेगा। 6.5 लाख क्या पूरा क्वालिफाई करेगा डिडक्शन के लिए? लिमिट कितनी लगा रखी है यहाँ पे? 5%। तो 100 लाख आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, उसका 5% दैट विल बी 5 लाख रुपीज। तो ये जो अमाउंट है ना, ये क्वालिफाई कर रहा है फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 35D। अब ये पूरा 5 लाख एक साथ क्लेम करने को मिलता है क्या? नहीं, उन्होंने क्या बोला था, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो एनुअली आप कितना क्लेम कर सकते हो? 1 लाख। अब ये जो 6.5 लाख है, इसके फिर 2 पार्ट्स हो गए ना, एक 5 लाख और एक 1.5 लाख। ये तो भूल जाओ, ये तो क्लेम करने को मिलेगा नहीं। ये 5 लाख जो एलिजिबल है ये आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट्स में, तो ऐसे डिवीजन होंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। ये 1 लाख रुपीज़ एनुअली। अब एमसीक्यू में पूछा गया वो खास ध्यान देना है, उन्होंने आपको ये पूछा है कि अमाउंट विच क्वालिफाइज एज एलिजिबल डिडक्शन दैट इज 5 लाख। फिर आपको पूछा है हाउ मच अमाउंट कैन यू क्लेम एज डिडक्शन अंडर AY 23-24, तो आंसर इज 1 लाख। एक AY में तो 1 लाख ही क्लेम कर सकते हो ना, और टोटल कितना क्वालिफाई हुआ? 5 लाख। अब एमसीक्यू में आप पढ़ते टाइम क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया, ऑप्शन में आपको सब कुछ ही मिलने वाला है, तो क्वेश्चन आधा पढ़ के फिर आंसर सिलेक्ट करके आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एटलीस्ट आप पूरा पढ़ लेना कि पूछा क्या है। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन या एक्सपेंस विच क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन तो 5 लाख। एक पर्टिकुलर AY में कितना मिलेगा वो पूछा है, एनुअली कितना मिलेगा तो 1 लाख। तो क्या पूछा है वो देख लेना। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर, और ये एनुअली कितना डिडक्शन क्लेम करने को मिल रहा है वो अंडर दिस सेक्शन, वैसा हो गया। बोलो अब क्लियर हुआ? ये ऐसे एमसीक्यू सेम आपको मिलेंगे पीछे, इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, तो फिर उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एक्सेस वाला हो गया जिसकी बात हो रही थी, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकते। तो कंपनी एसएससी के लिए 2 ऑप्शंस, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विचएवर इज अर्लियर विचएवर इज हायर। उसमें भी 2 अमाउंट दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अलग दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग दे दिया, दोनों में से हायर सिलेक्ट कर लो, तो वो बेनिफिट सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा। बाकी एसएससी के लिए तो एक ही अमाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके नीचे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें एलिजिबल एक्सपेंसेस की बात समझाइए। बोला अगर आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले खर्चा किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो बोला हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिफोर वाले में क्या बोला। द एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, रेलवे साइटिंग्स, ये सब कवर हो जाएगा। और क्या इंक्लूड हो रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग which are shown in the books of accounts of the assessee as on the last day of accounting year in which the business of the assessee actually commences। मतलब वही हो गया, क्लोजिंग डेट पे आपने कौन कौन से खर्चे दिखाए, लैंड, बिल्डिंग, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस सारे कवर हो गए, तो फिक्स खर्चे सारे काउंट हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, ये बोला है।
एक्सपेंसेस विच इनकर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये एक्सपांशन वाले केस में हो सकता है। बोला एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, उसमें भी सेम पॉइंट्स। बाकी जो सेकंड पॉइंट बोला है इंक्लूडिंग वाले में, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच आर शोन इन द बुक्स ऑफ असेसी as on the last day of previous year in which extension of the undertaking is completed or the new unit commences production to the extent to which such assets have been acquired or developed in connection with the extension of the undertaking। implied था, मतलब नया प्लांट जो आप एक्सपांशन कर रहे हो उसमें आपने जितना भी लैंड बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है, बाकी फिक्स असेट्स पे खर्चा किया, वो सारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा। तो ये कॉमन सेंस वाली कंडीशन है, इन डिटेल कुछ नहीं आ रहा उसमें। नोट में क्लियर किया कि आपको ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। और कल हम बात कर रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट आपको कब सबमिट करनी है। नॉर्मली जो 139 में आप रिटर्न फाइल करते हो उसकी जो डेडलाइन होती है उससे 1 मंथ प्रायर तो डेडलाइन होगी। तो कंपनी एसएससी के लिए जो भी डेट होगी उसके 1 महीना पहले आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट एडवांस में देनी है ऐसा बोलते हैं। तो 35D जो है वो इसके साथ कंप्लीट है। आगे के सेक्शंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 96। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनको डिसअलाउ किया जा रहा है। लिस्ट है सिंपल और कुछ नहीं है। कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन कंडीशंस में ये खर्चे डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 40 का रेफरेंस है, उसमें क्लॉजेज हैं वो देखने। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया। तो आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज किसी एंटिटी से अवेल की होगी जो आउटसाइड इंडिया है और वहां से आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले आप एज अ कंसिडरेशन उनको इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस ऐसा कुछ पे कर रहे हो। तो इसमें आपको क्यों ये खर्चा डिसअलाउ किया जाएगा उसके रीजंस देख लेते हैं। डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट, ये भी डिसअलाउ हो सकता है। नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी, वो भी कवर हो गया। and on which tax has not been deducted or after deduction has not been paid as specified in section 139 subsection 1। तो ये खर्चा डिसअलाउ करने का एक सिंपल रीजन है, आपने टीडीएस नहीं काटा। बाकी प्रॉब्लम नहीं था वैसे, क्योंकि है तो बिजनेस का एक्सपेंस, लेकिन बिकॉज आपने इन पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे रेज हो गया कि आपको खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। और ऐसी बात अपन ने पिछले और भी सेक्शंस में की। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 25 पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी लिखा था कि फॉरेन एंटिटी से, फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे हो और वो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हो, पे करते टाइम टीडीएस काटना भूल गए ना, पूरा खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। तो ये वही कंडीशन यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, तो आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट को इंडिया में या फिर कोई फॉरेन कंपनी को, लेकिन टीडीएस काटना भूल गए तो पूरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया, ये बोल दिया। आगे, provided where in respect of any such sum tax has been deducted after the due date, such sum shall be allowed as deduction in that previous year। मतलब 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट इज द रेफरेंस पॉइंट। सपोज ऐसा है कि भाई आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है दैट इज 30 सितंबर, एक अज्यूम कर लेते हैं। तो 30 सितंबर से पहले अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया तो रिटर्न भरते टाइम ये डिडक्शन क्लेम कर लेना। लेकिन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की दैट 30 सितंबर, उसके बाद अगर आप डिडक्शन करते हो तो इस असेसमेंट ईयर में आपको ये क्लेम करने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो डिडक्शन तो वो देंगे लेकिन सब्जेक्ट टू टीडीएस। जिस साल में टीडीएस डिडक्ट करोगे उस साल में डिडक्शन लेना, जब तक टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तब तक डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। रेफरेंस पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस इज नॉट 31 मार्च, नॉट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 सबसेक्शन 1। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। इतनी बार ना म्यूनिसिपल टैक्स और वो सब में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या था भाई 31 मार्च, या 31 मार्च नहीं, 31 मार्च तो कब की चली गई, उसके बाद आती है डेट 139 सबसेक्शन 1 में। तो वो जो रेफरेंस डेट है रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट, उससे पहले भी अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेते हो अप्रैल में, मई, जून, जुलाई में कभी भी, तो भी आप रिटर्न भरते टाइम ये डिडक्शन ले लेना। लेकिन तब तक भी अगर आपने ये नहीं किया तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर डिडक्शन नेक्स्ट ईयर मिलेगा जब आप एक्चुअल में टीडीएस जमा करोगे। आगे समझ में क्लियर हो? तो रेफरेंस डेट ध्यान रखना, इट इज नॉट 31 मार्च, इट इज 139 सबसेक्शन 1। एमसीक्यू में याद नहीं आता है कितनी बार और उसमें मिस्टेक हो जाती है। अपने 31 मार्च का रेफरेंस ले लेते हैं तो मिलता हुआ डिडक्शन भी अपने छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं मिलेगा, बट रेफरेंस डेट कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट assessee fails to deduct TDS on such sum but it is not deemed to be an assessee in default under proviso first of section 201 subsection 1। अब ये सेक्शन जो है ना ये एक्चुअली TDS का सेक्शन है 201। अभी तक हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बेसिक कंडीशन समझा देता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि उसके बिना ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। अब TDS वाली जो कंडीशन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज ऐसा है कि मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूँ
आपसे मैंने कोई सर्विसेज या गुड्स परचेज किए, पे करते टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया और पूरे पैसे आपको दे दिए। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 201 के हिसाब से मैं हुआ असेसी इन डिफॉल्ट। टीडीएस काटना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने डिडक्शन नहीं किया, तो मैं क्या हो गया, असेसी इन डिफॉल्ट। अब इस डिफॉल्ट वाले सिचुएशन से आप मुझे बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो वो समझो। देखो, टीडीएस डिडक्ट करने का पर्पस क्या होता है, डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में उनको मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैं आपके पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट करूं, उनको सबमिट करूं और उनको बता दूं कि भाई इनकी ये कमाई हुई है, इसमें मैंने टैक्स काटा है। अब जब ये रिटर्न भरेंगे ना लास्ट में, तो देख लेना कि ये ट्रांजैक्शन इन्होंने शो किया या छुपाया, तो वो टैली अपने आप हो जाता है। तो बिकॉज दैट रीजन ये टीडीएस वाली कंडीशन है। अब साल के एंड में आपने वो ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया, उस पर जितना भी टैक्स एप्लीकेबल होता है वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए ओवरऑल सिचुएशन में, तो सरकार का कोई टैक्स रेवेन्यू का नुकसान नहीं हुआ। मैं टीडीएस काटना भूल गया अलग बात है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स उनको मिलना चाहिए था, अगर वो मेरे हाथ से नहीं गया तो आपकी पॉकेट से तो मिल ही गया ना, आपने उनको पे तो कर ही दिया। अब आपने ये करके मुझे डिफॉल्टर की कैटेगरी से बचा लिया, ऐसा ये सेक्शन बोलता है। आ रही बात समझ में? पर्पस क्या था कि उनको टैक्स मिलना चाहिए और ये ट्रांजैक्शन छुपाया नहीं जाए, इस चीज का एक अश्योरेंस होना चाहिए। मैं अगर टीडीएस भर देता तो ट्रांजैक्शन पहले ही उनको पता चल जाती। मैं टीडीएस भरना भूल गया, आपने वो ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लीगली शो कर दिया, उस पर पूरा टैक्स भर दिया, तो सरकार को पैसों का नुकसान तो नहीं हुआ, उनको अपना पैसा मिल चुका है। इस वजह से मैं असेसिन डिफॉल्ट की कैटेगरी से बाहर हो गया, मतलब आपने मुझे बचा लिया। तो ये वो कंडीशन है जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है। अब वो सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो रिलेट हो जाएगा। Provided further that wherein assessee fails to deduct the whole or any part of the tax on any such sum, but is not deemed to be an assessee in default under first proviso to section 201 subsection 1। ये नॉट इन डिफॉल्ट क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने वो पैसे के ऊपर पूरा टैक्स भर दिया, इसलिए मैं बच गया। आगे क्या हो रहा है? देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द assessee हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स on such sum on the date of furnishing the return of income by the pay referred to in the said provision। इसका इम्पैक्ट पता है क्या होगा? जब मैं असेसी इन डिफॉल्ट हुई नहीं, तो मैंने जो आपको पेमेंट किया, अब वो पेमेंट मैं खर्चे में क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलो। कर सकता हूँ ना, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया, आपने उस पर टैक्स पे कर दिया। अब वो ट्रांजेक्शन जो है वो डिफॉल्ट वाला ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो भी पेमेंट किया उसका एक्सपेंस मुझे क्लेम करने को मिलेगा और उसमें कोई डिसअलाउंस नहीं आने वाला। ये कंडीशन यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। यही अगर आपने ट्रांजेक्शन छुपाया होता तो बात अलग है। नेक्स्ट पॉइंट में भी वही चीज क्लियर की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, दूसरा पॉइंट भी देख लो, टीडीएस नॉट डिडक्टेड ऑन सर्टेन पेमेंट्स। ये पॉइंट मैं आपको याद कराता हूँ, एमसीक्यू में आपने डाउट पूछा था, मैंने बताया था। वो अदर सोर्सेज के अपने एमसीक्यू देख रहे थे, उसमें पॉइंट आया था 7 लाख रुपीज का इनकम हुई थी अदर सोर्सेज से, और सामने 40,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ था, पर उसमें ना टीडीएस काटना भूल गए थे। तो मैंने आपको बोला था कि कंडीशन होती है जहाँ पे पूरा खर्चा डिसअलाउ नहीं करते, सिर्फ 30% डिसअलाउ करते हैं। वो कंडीशन याद है आपको? ये वही पॉइंट है यहाँ पे। तो बोला कुछ पर्टिकुलर पेमेंट्स में सिर्फ 30% खर्चा डिसअलाउ किया जाता है, बाकी का 70 आप पूरा क्लेम कर सकते हो, ठीक है। देख लो, एक बार रीड कर लेते हैं लैंग्वेज। ऑल एक्सपेंडिचर पेमेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, रॉयल्टी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सैलरी, डायरेक्टर फीस एटसेट्रा पेएबल टू अ रेसिडेंट or amount payable to a contractor or subcontractor being resident for carrying out any work on which tax is deductible at source and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date, disallowance shall be restricted to 30% of the amount of expenditure claim। तो वो हमने देखा था 40,000 में से 12,000 डिसअलाउ कर दिया था, बाकी का 28 क्लेम करने को अलाउ किया, और बाकी का आंसर आपका आ रहा था 6,72,000। ये वो कंडीशन हो गई, ठीक है। तो वो हमने तब एमसीक्यू देख लिया था, थियरी यहाँ पे रिलेट हो रही है। नीचे के दो प्रोविजो एक्जैक्टली सेम है जो भी पीछे पढ़े अपन ने, कुछ भी नया पॉइंट नहीं, वो रिपीट हो रहे, तो वो अपने नहीं भी डिस्कस करेंगे, चलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ, रेट और टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट्स। इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि आपने जो टैक्स पे किया है वो पीएनएल में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते। टैक्सेशन के अमाउंट को टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस की तरह कैसे क्लेम करेंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले नेट प्रॉफिट निकाला, उस पर टैक्स भरा, जो टैक्स भरा वो वापस पीएनएल में लेके जाओगे, तो फिर से कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये क्लियर कर दिया, टैक्सेशन के नाम पे आप जो भी अमाउंट पे करते हो उसका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलता, वो पीएनएल में क्लेम करके कोई फायदा नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में से ही आपने पे किया हुआ है, वैसे इम्प्लाइड सी बात। नेक्स्ट, अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ऐसा बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग मतलब उनकी ही कंपनी स्टेट गवर्नमेंट को अगर इस तरीके की कोई रॉयल्टी या जो भी चार्जेस या फीस पे करती है, उसका डिडक्शन उनको क्लेम करने को नहीं मिलता। अब नहीं मिलता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मिलता? अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है नहीं, तो कोई नीड नहीं है उसकी, जो बोला है वो हमें ध्यान रखना है।
तो ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट है, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है। सैलरीज की बात कर लेते हैं। सिमिलर कंडीशन, आउट ऑफ इंडिया अगर आप कोई स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो और उस पर TDS काटना भूल गए तो पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो सारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो TDS का है और कुछ नहीं। प्रोविडेंट फंड वाली बातें अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से खर्चा, एम्प्लॉय की तरफ से खर्चा, वो सब देख चुके हैं, तो ये तो डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स वाला, ये अपने TDS में बात करेंगे, सैलरी में बात करेंगे, तो अभी ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, उसको जाने। 40B वाला पॉइंट पार्टनर्स वाला कल हमने देख लिया था, वो कंडीशन कवर हो गई। अच्छा, उसमें जो ये कैलकुलेशन अपने देख रहे थे ना कल, एक पॉइंट मुझे उसमें ऐड कराना था, वो रह गया लास्ट में, तो वो अभी सेक्शन आया है तो बता देता हूँ। जो नंबर्स कल लिखे थे ना उस हिसाब से बता रहा हूँ। बुक प्रॉफिट 7 लाख रुपीज़ था, इसमें हमने कैलकुलेशन में देखा था कि 5,10,000 रुपीज़ जो है वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन के फॉर्म में हम दे सकते हैं। रिमेनिंग 1,90,000 जो है वो फर्म की इनकम होगी, ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर आपका 30% के हिसाब से 57,000 का टैक्स आ रहा था। बाकी का जो अमाउंट है वो कितना बचेगा, 133। ये अमाउंट जो है ये फर्म के अकाउंट में पैसा पड़ा है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो तो पार्टनर्स ऑलरेडी लेके चले गए थे इंडिविजुअली, तो ये तो उनको मिल चुका है। अच्छा, ये पैसा फर्म के अकाउंट में पड़ा है, ये किसका है, ये भी तो पार्टनर्स का ही हुआ ना। अब पार्टनर ये पैसा भी विड्रॉ करना चाहे तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अभी भी डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है? अब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको उनका टैक्स मिल चुका है। तो टैक्स पे करने के बाद जो भी पैसा पड़ा है वो तो सारा पार्टनर्स का ही है, ऑब्वियसली फर्म उनकी है। ये पैसा भी वो आधा आधा विड्रॉ करके लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो पैसा लेके जा रहे हैं उसको हम पार्टनर्स रेम्यूनरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है। इसको फिर हम कैपिटल विड्रॉल बोलेंगे। ठीक है, ये कैपिटल विड्रॉल हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर पैसा लेके आते हैं बिजनेस के शुरुआत में, वो कैपिटल दिखती है ना, ये उसमें से विड्रॉ हो गया ऐसा मान लिया जाए। तो पार्टनर्स अगर ये पैसा लेके जा रहे हैं तो इट विल बी शोन एज विड्रॉवल, और उसकी वजह से उनकी कैपिटल फर्म में कम हो जाएगी, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस इज नॉट पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, दिस इज कैपिटल विड्रॉल। तो पार्टनर्स का जो वो कैपिटल अकाउंट बनता है कि कितना पैसा वो फॉर्म में लेके आए, ये सब आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। जितना पैसा लेके आते हैं वो प्लस हो रहा है, ये जितना यहाँ से लेके जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, तो उनकी जो ऑन हैंड कैपिटल है पार्टनर्स की वो कम हो जाएगी। तो ये सब देख के आपको फिर ट्रांजेक्शन करना होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी है, कैपिटल विड्रॉल क्यों दिखाते हो, कैश विड्रॉ कर लो, कैश ऑन हैंड दिखेगा, फॉर्म में ही रहेगा, पैसा आप यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। वो कोई चेक थोड़ी करेगा कि कैश विड्रॉ करने के बाद पैसा कहाँ गया। उल्टा ये फॉर्म के अकाउंट में कैश इन हैंड दिखेगा कि भाई फॉर्म में कैश बैलेंस है, भले पार्टनर्स लेके चले गए, एंट्री क्यों दिखानी, और फिर वो पैसा आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उल्टा अगर फॉर्म का टैक्स ज्यादा आ रहा है नेक्स्ट ईयर और आपको कैश इन हैंड अवेलेबल है तो उसमें से और एक्सपेंसेस भी डाल सकते हैं, टैक्स सेविंग भी हो सकता है। तो यूजुअली फिर ये पैसा या तो हम फॉर्म में रहने देते हैं या कैश विड्रॉ करके ले जाते हैं। ऑन अकाउंट ट्रांसफर करके कैपिटल विड्रॉल नहीं दिखाते, क्योंकि उससे फिर फॉर्म में कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम हो जाती है फॉर्म के नाम से, अगर कुछ बोरोइंग्स करने हो, कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना हो तो वीक दिखेगी बैलेंस शीट, तो वैसा करने की नीड नहीं। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी ये एंट्रीज हो सकती है और उसको विड्रॉल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आया समझ में, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 40B तो यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट एक सेक्शन है इसके बाद, एक्सपेंसेस विच आर रिस्ट्रिक्टेड। कल बात हो रही थी 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, वो अपना कैश वाला पॉइंट था, 10,000 रुपये वाला, वो सब देखा। एक सबसेक्शन 2 है उसके पहले वाला, वो पॉइंट कंप्लीट कर देते हैं। उतना डिटेल्ड नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है वो। सिंपली उसमें ये बोला है कि अगर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में आपके रिलेटिव्स या आपके एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, मतलब आप ही की फर्म है और उसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स को एज एन एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किया हुआ है, तो कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन उनको जो सैलरी, जो रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो, जो उनके बिहाफ पे आप पेमेंट्स कर रहे हो, उनका कुछ इन काइंड प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन में कॉमन सेंस वाली बात हो गई। सैलरी वाली जो कंडीशन है कि भाई चलो अपने फैमिली मेम्बर को आपने अपने ही बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिया, तो उसको एक सैलरी पे कर रहे हो। अब वो एक्चुअल में काम कर रहा है तो सैलरी लेगा, नहीं कर रहा है तो भी आप सैलरी एक्सपेंस दिखा, तो कौन देखने आता है कि अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, काम हो रहा है उससे मतलब है। तो लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को ऑन अकाउंट ये शो कर देते हैं कि भाई ये मेरी ही फर्म में काम कर रहा है, मुझसे सैलरी चार्ज कर रहा है, तो आप सैलरी दे सकते हो। लेकिन ये सैलरी का जो अमाउंट है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना भी पे कर सकते हैं सैलरी। अब ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मार्केट वैल्यू पे। भाई आपने जिस फैमिली मेंबर को एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट किया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी तो देखी जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस भी तो देखा जाएगा, और मार्केट में भी तो एक होगा ना सैलरी का क्राइटेरिया कि भाई इतने काम के लिए एक अकाउंटेंट को मार्केट में इतनी सैलरी मिलती है।
आप उस लिमिट तक अगर सैलरी दे रहे हो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डिपार्टमेंट को शायद पता भी होगा कि इसका फैमिली मेंबर अकाउंट मेंटेन करने नहीं आता है, ये सिर्फ डाइवर्जन ऑफ इनकम है, स्टिल इट इज ओके, क्योंकि जब नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो अकाउंटेंट की एवरेज सैलरी मार्केट में 20,000 रुपीज पर मंथ चल रही है, आप शो कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर को 60,000 रुपीज, इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो अनरीजनेबल हो गया। तो भाई 20 तक का खर्चा हम अलाउ कर सकते हैं, उससे ऊपर का होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसअलाउंस की बात हो रही है वो ये एक्सेस अमाउंट की हो रही है, जितना मार्केट में रेट चल रहा है ना उतना क्लेम करो। ऊपर का अगर असेसिंग ऑफिसर को ये ट्रेस करता है कि ऐसा ज्यादा खर्चा दिखाया जा रहा है, वो रिवर्स कर सकता है या बिजनेस के अकाउंट में वापस एड बैक या क्लब कर सकता है, उस सेंस में कंडीशन। मेन पॉइंट इसमें इतना ही बोला और कुछ नहीं। कुछ और कंडीशंस क्लैरिफाई की है, सिर्फ वो बता देता हूँ। उसमें सेकेंड लास्ट पॉइंट देखना, बोला दिस सेक्शन अप्लाइज टू एक्सपेंडिचर्स ओनली, इट इज नॉट अट्रैक्टेड व्हेन द असेसी मेक्स अ सेल टू स्पेसिफाइड पर्सन एट अ प्राइस लोअर देन इट्स एफएमवी। ये सेक्शन उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। आपने अपने फैमिली मेंबर को कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया हो, कोई गुड सेल कर दिया हो एफएमवी से नीचे, तो वो बात अलग है, वो तो वैसे भी गिफ्ट हो गया, अदर सोर्सेज में जाने दो, उसका यहाँ से क्या लेना देना। यहाँ ये सैलराइड एम्प्लॉय के तौर पे जो आप शो कर रहे हो, जो एक्सपेंस दिखा रहे हो ना, सिर्फ उसी को टारगेट किया जा रहा है, तो एकदम स्पेसिफिक सबसेक्शन है। उसके नीचे जो पॉइंट है उसमें भी क्लियर किया, बोले ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस या आर्म्स लेंथ प्राइस वाले रूल्स इन ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं है। रीजन बीइंग ये सेक्शन ऑलरेडी इस पॉइंट को कवर कर ही रहा है, तो फिर से आर्म्स लेंथ प्राइस के रूल लगा के एक कंडीशन पे दो रूल लगा के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इसलिए बोल दिया कि वो सब रूल्स यहाँ पे बीच में नहीं आए। उतना ही पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे उसका टेबल दे रखा है, तो बोला ये स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव में कौन कौन आते हैं उसकी लिस्ट है, तो वो टेबल में आपको मेरी कोई नीड नहीं रहेगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, आप पढ़ सकते हो उसको। सब सेक्शन 3 हो गया था, तो 40 कैपिटल ए तो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज 43B, ये देख लेते हैं। 43B भी एक लिस्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपके कुछ खर्चे, कुछ बिजनेस एक्सपेंस, उसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो बिजनेस एक्सपेंस आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा, मतलब पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन है। अगर ये एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे करने बाकी है, जब तक पे नहीं करोगे तब तक इसका डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं उसकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला आप अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करो या अक्रूवल बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस जो अपने बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन तो एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा दोनों टाइप के अकाउंटिंग। फर्स्ट कैटेगरी जो है एक्सपेंसेस की, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, जो भी सरकार के टैक्सेस है, अगर उसका कहीं कुछ डिडक्शन मिलता है तो फिर वो पेमेंट के बेसिस पे ही होगा। दैट डिपेंड्स ना हो कि वो आईटीसी वाला पॉइंट है क्या नहीं, वो सब क्लियर हो जाता है। बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट टू द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स वाली बात होगी। लीव एनकैशमेंट, कुछ आइडिया है? लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयज को जो लीव मिलती है ना कंपनी में, अगर आप वो लीव नहीं क्लेम करते तो उसके बदले पैसे मिल जाते हैं। तो आप मतलब एक्स्ट्रा लीव ना ले रहे हो, आपको नहीं जरूरत है छुट्टी मत लो, उल्टा उस दिन काम करोगे तो उसके पैसे मिल जाएंगे, एडिशनल आपको अमाउंट मिलता है, तो उसको लीव एनकैशमेंट मिलता है। तो ये लीव एनकैशमेंट भी पे किया होगा ना तो एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे। फिर वो प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड वाली बात हो रही है, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, जब तक पे नहीं करोगे वो आपकी इनकम माना जाएगा, वो देख चुके हैं। एनी सम पेएबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का कोई भी पेमेंट अगर बाकी रखोगे तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जानबूझ के रखा है ताकि लोग रेलवेज का पेमेंट आउटस्टैंडिंग ना रखें और उनका रेवेन्यू सिक्योर है, इसलिए ऐसी कंडीशन रखती है, क्योंकि रेलवे पहले लॉसेज में चलता था तो उस वजह से टेंशन हमेशा रहती थी। ये सारा जो पेमेंट की बात हो रही है ना कि सब्जेक्ट टू पेमेंट, तो एक रेफरेंस डेट तो चाहिए कि कब तक पे करना है। रेफरेंस डेट यहाँ पे अगेन 139(1) एंड नॉट 31 मार्च। ये पॉइंट अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, सेम लॉजिक है। 139(1) की डेट से पहले कभी भी आप ये पेमेंट्स कर दो, डिडक्शन ले लेना। नेक्स्ट पेज पे वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको पता है। इसका एक लास्ट पॉइंट है जो हाईलाइट किया हुआ है, वो मैं आज के लिए पेंडिंग रखा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था और सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस है, उसके अंदर क्या कंडीशन है एक बार एक्ट में मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए पेंडिंग रख रहे हैं। बाकी का पूरा सेक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट, आप नोट करके रख लेना और मैं रेफर करके आपको बता दूँगा। इसके बाद 41 अभी स्किप करो, 43C भी स्किप करो, नेक्स्ट पेज पे आओ। एक रीड ओनली सेक्शन है 43 सबसेक्शन डी, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। अब यहाँ पे कोई टैक्सेशन का रेट या ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ये सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, थियरी कंडीशन है, आप रीड करके देख सकते हो, कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, बाकी ऐसी कोई कंडीशन उसमें है नहीं। 43D वाला भी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक अपना पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करना है 44AA से, वो सारे सेक्शन आपस में कनेक्टेड है, तो अपने ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट कर लें। हाँ, पेज नंबर 104 पे आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। सेक्शन नंबर 44AA है। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस की बात हो रही है, ठीक है, कि रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन कब करने पड़ेंगे कब नहीं। तो क्या हर असेसी के लिए नेसेसरी होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़े? ऐसे होना तो चाहिए, बट कुछ असेसीज को यहाँ पे इन्होंने रिलीफ दिया हुआ है, तो वो लैंग्वेज से एक बार टैली कर लेते हैं। बट रिलीफ बहुत नॉमिनल है, मेजोरिटी लोग तो कवर हो ही जाते हैं। सबसे पहले बोला स्पेसिफाइड या नोटिफाइड प्रोफेशन के बेसिस पे बात हो रही है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, द ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 1,50,000 rupees in all 3 years preceding the previous year, or is likely to exceed if the profession is newly set up, then the assessee is required to maintain the books of accounts as per the given rule. Otherwise, he is required to maintain such books of accounts or documents from which the assessing officer is able to complete the assessment. यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप नोटिफाइड या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो और आपका पिछले 3 साल का जो ग्रॉस रिसीट है 1,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। बट अब अमाउंट ही देख लो कितना है, 1,50,000 रुपये पूरे साल का कलेक्शन। अगर इतना अमाउंट या इससे कम कलेक्ट हो रहा है किसी प्रोफेशनल का, तो बेटर है उसे दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इतने अमाउंट में चलने वाला नहीं है ऑब्वियसली। तो वो लिमिट इतनी लो रखी है ना कि ऑलमोस्ट सब लोग इसमें कवर हो ही जाएंगे, तो ये फॉर्मेलिटी वाली कंडीशन हो गई। हाँ, अगर आपका न्यूली सेटअप प्रोफेशन है, फर्स्ट ईयर है, और आपको लगता है कि हाँ इस साल का इतना कलेक्शन हो जाएगा, तो पहले से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, ये इम्प्लाइड है। अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन की जो बात हो रही है, उसमें कौन कौन से प्रोफेशन कवर हो रहे हैं वो भी देख लो। अब जो प्रोफेशन कवर हो रहे हैं उसमें पूरे साल का रिसीट इतना कम हो, 1.5 लाख रुपए, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कंडीशन सिर्फ नाम की है, बाकी सब लोग कवर हो ही जाएंगे। मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरीज और भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे कवर हो सकते हैं। अपना नाम तो स्पेसिफिक आता ही है, अच्छी बात, आना भी सही। चलो आगे बढ़े, चलो बातें नहीं बस। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिविजुअल और HUF कैरिंग ऑन इन ए बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव must maintain the books of accounts necessary for computation and assessment if the income from business or profession exceeds rupees 2,50,000। तो ये अब बिजनेस प्रोफेशन की बात हो रही है, जो पीछे की लिस्ट में कवर नहीं हुए वो प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बोला अगर आपके पूरे साल की इनकम इस बिजनेस से 2,50,000 रुपये उससे ज़्यादा है, या फिर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो भी आप बोलो वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो रहा है इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, एंड इफ द बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप देन इट इज लाइकली टू एक्सीड। अगर फर्स्ट ईयर है तो इम्प्लाइड है कि आपको लग रहा है कि इनकम या टर्नओवर इन लिमिट्स में से किसी से भी ऊपर जा सकता है, तो पहले से अकाउंट्स मेंटेन करने स्टार्ट कर दो। अब ये फिर भी रीजनेबल लिमिट है, टर्नओवर 25 लाख रुपए तक बोला है और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक बोली है, दोनों में फर्क है। सेकंड पॉइंट, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोला था इंडिविजुअल और HUF। सेकंड पॉइंट में उसके अलावा बाकी की आपकी बिजनेस एंटिटीज हो या उस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। अब उसमें ना अमाउंट्स चेंज हो गए, वहाँ इनकम 1,20,000 हो गई जो ऊपर 250 बोली थी, जो टर्नओवर 25 लाख बोला था वो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। नंबर्स का फर्क है, बाकी फॉर्मेट सेम है। थर्ड पॉइंट देखो, वेयर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस are deemed to be profits and gains under section 44AE or BB or BBB, and the assessee has claimed its income to be lower than the profits and gains, then such profit and gain shall be deemed to be the profit and gain of his business during the previous year। अब ये सेक्शंस अभी अपने पढ़ने बाकी है। डीम्ड प्रोविजन है, 44AE हो या BB हो या BBB हो, उसमें आपको ना प्रिजम्पटिव इनकम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लिमिट्स है, अगर उससे कम ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे चलेगा, बट एक मिनिमम आपको इनकम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ इतना पैसा मैंने कमाया। आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन आप बोलते हो नहीं उस सेक्शन में जितना बोला है ना मैंने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया, तो प्रूव कैसे होगा कि आपने उससे कम प्रॉफिट कमाया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके। तो प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब वहाँ पे 44AE में ऐसे ही बोला है कि भाई इतनी इनकम आपकी हुई है या टर्नओवर या सेल हुआ है, उस पर इतना परसेंट PGBP इनकम अज्यूम कर लो, जो हम बोल रहे हैं मान लो। अगर आप मान लेते हो तो आपके एक्चुअल अकाउंट्स हमें नहीं देखने, लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं इतनी इनकम तो हुई नहीं है,
तो भाई फिर अकाउंट्स मेंटेन करो और प्रूव करो, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। ये आगे अभी उन सेक्शंस पे जाएंगे ना तो पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट में भी सिमिलर बात हो रही है, 44AD 44ADA, ये प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शंस है, अभी इसको इग्नोर करते हैं, उन सेक्शंस में पॉइंट कवर कर लेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम वाले सारे पॉइंट्स अभी मैं जाने दे रहा हूँ, उस पर बात नहीं करेंगे। नीचे भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटिंग की जो बात हो रही है ना, वो उसी से कनेक्टेड सिचुएशन है, उसको जाने दो। लास्ट पॉइंट खाली उसमें देख लेना MCQ के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये कब से 6 years है वो खास ध्यान रखना, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 6 years हो गए, तो डेट देख लो एक बार, उसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। जो अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है अभी वो कौन सा है, 22-23 है, तो ये एंड होता है 31 मार्च 2023 को। इसका रेलेवेंट AY 23-24, इसकी लास्ट डेट आएगी 31 मार्च 2024। यहाँ से 6 years बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो होगा आपका, वहाँ से 6 months बोल रहे हैं, 6 years बोल रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखना। डेडलाइन आपको यहाँ से पता चल जाएगी कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर यही आपको बोल दिया होता फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 6 के बदले 7 year हो जाता, ठीक है। वैसा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बोल दिया था तो 8 years हो जाता। तो वो ड्यूरेशन में कहीं अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना। वैसा पूरा पढ़ के फिर सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन 44AB, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको टैक्स ऑडिट बोला जाता है शॉर्ट में। पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपका पूरे साल का ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न ऑफ इनकम के साथ कंपलसरी अटैच करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन देख लेते हैं। दिस सेक्शन मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ पर्सन टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट by a chartered accountant if total sales turnover gross receipt in business for the previous year exceeds 1 crore rupees, or if gross receipt from profession exceeds 50 lakh rupees। तो अभी यहाँ बिजनेस और प्रोफेशन में लिमिट्स अलग अलग है। बिजनेस के लिए इट इज 1 crore एंड प्रोफेशन के लिए 50 lakhs। अब 1 crore पे भी स्टार मार्क है, वो कंडीशन नीचे पता चलेगी। दिस इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स हु आर कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड क्लेम दैट देयर प्रॉफिट from business or profession is lower than what computed under presumptive basis। This is subject to the next section, मैं 44AD में बताता हूँ, अभी उसको जाने दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आया वो स्पेशल केस है। बोला जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका ना ये ऑडिटिंग का जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे रखा है। अब क्या होता है ना, ऑडिटिंग करवाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप एक CA को हायर करो, उससे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कराओ, वो ऑडिटिंग के लिए आएगा, फिर रिपोर्ट बनाएगा, क्वेरीज निकालेगा, तो टाइम वेस्ट होगा और उसको फीस पे करनी पड़ेगी। तो बोला स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हम इससे थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं। अब वो रिलीफ किस बेसिस पे वो समझ लो। यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी ना टैक्स ऑडिट की, वो 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 10 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ का कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है। पर उसमें कंडीशन क्या है वो देख लो। एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट्स रिसीव्ड फॉर सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। यहाँ पे बोला है कि आपको ये 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट से तब मिलेगा जब आप पूरे साल में जो भी कलेक्शन कर रहे हो ना, जो पैसा रिसीव कर रहे हो अपने क्लाइंट से, उसमें कैश का जो रेशियो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 95% पेमेंट्स अगर आप नॉन कैश में एक्सेप्ट करते हो तो फिर आपको ये 10 करोड़ की लिमिट का हम बेनिफिट देंगे, अदरवाइज 1 करोड़ वाली ही लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब क्या हो गया देखो, तो इम्प्लाइड सी बात है। जो बंदा 95% पेमेंट कैश में मतलब नॉन कैश में कलेक्ट कर रहा है, उसमें वैसे भी ना फ्रॉड्स और एरर्स होने के चांसेस कम होंगे। सारा घपला करने का जो फायदा आपको मिलता है ना वो कैश में मिलता है, अदरवाइज तो मिलता नहीं। तो जो कैश में कलेक्शन ही नहीं कर रहा है उसको अगर हम लिमिट बढ़ा के भी दे दे कि भाई तू ऑडिट मत कराना, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्क फैक्टर है नॉन कंप्लायंस का या टैक्स इवेजन का, वो वैसे ही बहुत कम हो गया। तो कंडीशनल बेनिफिट दिया। अब क्या होगा ना, जिसको ऑडिटिंग के चक्कर से बचना है और उसको टैक्स पे करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो क्लाइंट से पेमेंट कैश में एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोले भाई हम लोग चेक से ही पेमेंट लेते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर ही है, कैश ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो जब ऐसा रखेंगे और 100% पेमेंट नॉन कैश में आ रहा है तो फिर ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। तो ये गिव एंड टेक वाली कंडीशन है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। वैसा तो 10 करोड़ की लिमिट आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसमें पेमेंट जो है वो कैश में कलेक्ट नहीं करना है। एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड। अब जब इनकम कैश में कलेक्ट नहीं करनी तो एक्सपेंसेस भी कैश में नहीं करने, वो कंडीशन भी आ गई। तो सेकंड पॉइंट इज फॉर एक्सपेंसेस। उसमें भी बोल दिया कि आपका पूरे साल का जो भी बिजनेस का खर्चा है 5% से ज्यादा खर्चा कैश में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो अलाउ करना ही पड़ता है, इसलिए 5% इनकम कैश में चलेगी, 5% एक्सपेंसेस कैश में चलेंगे, बाकी का 95% ट्रांजेक्शन नॉन कैश में होना चाहिए। तो लिमिट सीधा 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी। तो ये आपको कंडीशन दे दी। आगे देख रहे हैं
नेक्स्ट जो पॉइंट है बॉक्स में उसमें फिर से 44AD का रेफरेंस है, वो भी उस सेक्शन में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेसिफाइड डेट इज 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ये कंडीशन आपको पता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल जिस डेट तक करनी है, ऑडिट रिपोर्ट उससे 1 महीना पहले देनी पड़ेगी। हम बार बार देख रहे हैं वही कंडीशन आ रही है। अब यहाँ पे तो वो डेट भी लिखी हुई है कि रिटर्न कब तक फाइल करना है, तो वो वैसे 139(1) में बात करने ही वाला हूँ, बट यहाँ टेबल में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं 44AD, ये प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो प्रैक्टिस में बहुत साल से यूज होता है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होने ही वाला है वैसा। बट कुछ कंडीशंस को इसमें इन्होंने चेंज किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो अभी है लेटेस्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। 44AD का बेस क्या है, मतलब क्यों ये सेक्शन बनाया गया, अल्टीमेटली आपको क्या बेनिफिट दे रहा है। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब प्रिज्यूम करना, मतलब पहले से मान लेना कि ये हुआ होगा। अब इसमें ऐसा बोल दिया कि अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, आपको ऑडिट नहीं करवाना, ये सब कंप्लायंस से रिलीफ चाहिए, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारी एक कंडीशन मान लो। कंडीशन ये है कि आपका जितना टर्नओवर हुआ पूरे साल का, जो सेल हुआ, उसका एक परसेंटेज, प्री डिफाइंड परसेंटेज आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आप मान लो। अगर आपने उतनी इनकम अज्यूम कर ली और अग्री कर ली कि हम इस इनकम को मान के इस पर टैक्स भर देंगे, तो हमें ना आपके अकाउंट्स देखने, ना ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। बट अगर आप ये नहीं अग्री करते हो तो फिर अकाउंट्स मेंटेन करो, और अगर आपकी ऑडिट लिमिट क्रॉस हो गई है तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो कंप्लायंस से रिलीफ तभी मिलेगा जब आप हमारी बोली हुई इनकम प्रिज्यूम कर लो। दैट इज द प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्शन। अब ये कब हो रहा है और कितनी इनकम माननी पड़ेगी वो यहाँ पे आप देख लो। कंडीशन में बोला, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। तो ये सिर्फ 3 एंटिटीज को बेनिफिट मिलता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी को ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता, कंपनीज को नहीं मिलता, उनके लिए सेक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी हो गई। कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्सेप्ट लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग। ये लीजिंग, प्लाइंग, हायरिंग मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ये एक्सेप्शन में इसलिए रखा है बिकॉज इनके लिए अलग सेक्शन है 44AE, वो प्रिजम्पटिव सेक्शन इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जब ये ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे रिपीट ना हो जाए, इसलिए इनको एक्सक्लूजन में रखा है। एंड हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़। 44AD का बेनिफिट सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, आप इस सेक्शन से बाहर हो गए। बाहर हो गए मतलब रेगुलर स्कीम, अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिटिंग करवाओ और प्रूव करो कि भाई आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, उस हिसाब से टैक्स पे कर दो। प्रिजम्पटिव स्कीम आपके लिए नहीं। दिस सेक्शन एम्स टू प्रोवाइड relief to all small businesses maintaining books of accounts and to reduce the compliance and administrative burden। अब मैं आपको ये पॉइंट पीछे वाले सेक्शन से रिलेट कराता हूँ, जितने पॉइंट्स में अभी तक पेंडिंग रख के आया हूँ। 44AB जो हमने लास्ट सेक्शन देखा, उसमें ऑडिट लिमिट क्या बोली हुई थी, वहां पे क्या बोला था कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए से टर्नओवर ज्यादा है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरीली ऑडिट करवाने पड़ेंगे। समझ आए। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में जा सकते हो 44AD में। इसका मतलब ये हो गया कि ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, ना आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर जाते ही बोले ऑडिटिंग करवा लो, 2 करोड़ से कम है तो ऑडिट मत करवाओ, अकाउंट सबमिट ना करो और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये दोनों चीजें साथ में कैसे काम करेंगी। इसलिए वो 44AB में जब ये बात समझा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि दिस इज सब्जेक्ट टू 44AD। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या हो गया, 44AD के हिसाब से आपको चलना है। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपके पास क्या स्कीम अवेलेबल है, आप ये प्रिजम्पटिव इनकम क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, और उसमें आपको ना अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ना ऑडिटिंग करवाने की नीड है। लेकिन किसी का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया तो क्या, तो 44AD से तो बाहर हो गए। 44AD से बाहर होने का मतलब कि आपको डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करने हैं और ऑडिट भी करवाना है। तो ये जो एक गैप है अमाउंट का 1 करोड़ टू 2 करोड़, इसमें आप ये 44AD का बेनिफिट ले सकते हो। आया समझ में। अच्छा, 1 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर हुआ तो 1 करोड़ से नीचे 44AD अवेलेबल है या नहीं, वो तो होगा ही ना, वो तो 2 करोड़ तक बोला है ना। ये सेक्शन 44AD जो है ये तो 0 to 2 करोड़ में फुल अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन ऑडिटिंग करवाना कब मैंडेटरी हो जाता है, जब 1 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर जाता है। तो दोनों सेक्शंस कहीं ना कहीं साथ में एसोसिएटेड है और इनको रिलेट करना जरूरी है। बोलो, अब कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया। तो 44AB बोल रहा था 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ कंपलसरी। 44AD बोलता है कि भाई अप टू 2 करोड़ रुपीज अगर आपका टर्नओवर है और अगर आपको लगता है कि भाई हमें ऑडिट नहीं करवाना है तो मत करवाओ, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना मत करो, लेकिन फिर आपको इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि इतनी मेरी इनकम मिनिमम है और इतना टैक्स मैं पे करूंगा, तभी आपको ये बेनिफिट देंगे।
तो ये 1 से 2 करोड़ वाला जो टर्नओवर का विंडो है उसमें एसएससी को ऑप्शन मिल जाता है कि अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम में जा रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके ऑडिट नहीं कराएगा तो चलेगा। आ गया समझ में? ना मेंटेन करना है ना ऑडिट करवाना है। इसमें ना प्रिजम्पटिव इनकम में सिर्फ टर्नओवर का डेटा चाहिए होता है कि पूरे साल में आपने सेल कितना किया, और कोई भले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करे, सेल बिल तो इशू करके देता होगा ना कस्टमर को, तो बिल का टोटल तो पता चल जाएगा पूरे साल में कितना टर्नओवर हो रहा है, एटलीस्ट उतना ही आप मेंटेन कर देना चलेगा, बाकी कोई अकाउंट्स की नीड नहीं। आया अभी समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 44 एडी कंप्लीट करते हैं ना, ये प्रिजम्पटिव इनकम कितनी माननी पड़ेगी वो भी समझ लो। तो यहाँ पे बोला है 8% ऑफ योर टर्नओवर, ठीक है? तो जितना टर्नओवर हो रहा है ना उसका 8% इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, टोटल इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इसी में से कोई नंबर अज्यूम कर लेते हैं। 44 एडी टर्नओवर की जो लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। अब अगर सपोज आपका टर्नओवर जो है एक्चुअल में 1.5 करोड़ का है, तो आप चाहो तो 44 एडी का बेनिफिट ले सकते हो। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ पे, इस पे आपको 8% इनकम अज्यूम करनी पड़ेगी फ्रॉम द हेड पीजीबीपी। तो 8% के हिसाब से कितना आएगा? 12 लैक्स, ठीक है? 12 लाख रुपीज़ आपको इनकम अज्यूम करनी पड़ेगी फ्रॉम पीजीबीपी। ये टोटल इनकम नहीं है, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हेड की इनकम है। अगर आप इंडिविजुअल हो और आप ये सेक्शन क्लेम कर रहे हो तो ये एक हेड की इनकम हो गई आपकी, बाकी 4 हेड की इनकम प्लस होगी, क्लबिंग होगा, सेट ऑफ माइनस होगा, डिडक्शंस मिलेंगे, फिर टोटल इनकम आएगी जिस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल टैक्सेबल इनकम नहीं है, दिस इज इनकम फ्रॉम वन ऑफ द हेड्स। आया समझ में? तो 8% रेट जो है ये 44 एडी में प्रिस्क्राइब किया हुआ है और ये आप पे एप्लीकेबल होगा। अब इस 8% पे भी एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इसमें एक स्पेशल रेट लेके आए 6% का और लालच दिया, बोले एक काम करो 44 एडी यूज़ करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 करोड़ का आपका या 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है आपके एग्जाम्पल में, आप ये भी ले लो। ये 1.5 करोड़ में से जितना पेमेंट आप नॉन कैश में एक्सेप्ट करोगे, जितना सेल आप नॉन कैश में करोगे, उस पर 6% ही प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे। सीधा सीधा टैक्स बचेगा ना आपका, ठीक है? और अगर आपने इसमें से कुछ कैश में एक्सेप्ट किया तो उस पर 8% गिनेंगे। तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये 1.5 करोड़ को सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 करोड़ और 50 लाख, सिंपल। तो ये 1 करोड़ पे कितना अकाउंट होगा? 6%। यहाँ पे कितना अकाउंट होगा? 8%। देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। ये तो 6 लाख हो गया, ये कितना हो गया? 4 लाख हो गया, टोटल 10 लाख। देखो 12 के बदले सीधा इनकम 2 लाख रुपए से कम हो गई। ये तो इस एग्जाम्पल में ना, अगर पूरा 1.5 करोड़ मैं नॉन कैश में एक्सेप्ट करता तो उस पूरे पे 6% आ जाता, तो ये सीधा 9 लाख हो जाता। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से 9 लाख हो जाती पीजीबीपी से, तो कितना फर्क पड़ जाता। तो वो कैश को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहे हैं और नॉन कैश को प्रमोट कर रहे हैं कि अब जितना हो सके नॉन कैश में एक्सेप्ट करो, हम आपको और भी रिलीफ देने को तैयार है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि यार ये ब्लैक वाली जो इनकम है या कैश इकोनॉमी है ना, वो कम हो जाए और थोड़ा बहुत इस चीज़ों से फ़र्क पड़ जाए। और फ़र्क पड़ता भी ऐसा नहीं है, सारे एसएससीज को क्या टैक्स की चोरी नहीं करनी होती, बहुत सारे एसएससीज में इंटरेस्टेड नहीं भी होते कि भाई जो पेमेंट है वो करना है। तो उस सिचुएशन में क्या, अगर उनको 2% का बेनिफिट दे रहे हैं ना, तो उससे और उनको मोटिवेशन भी मिलता है। और जो बाकी के लोग हैं जो थोड़ा बहुत सोच रहे होते हैं कि भाई कैश नॉन कैश वाला कर ले, वो सोचते हैं यार सीधा सीधा 3 लाख तो इनकम ही कम हो रही है, तो छोड़ो ना, फालतू में क्यों, उतना तो वैसे ही सेविंग्स हो जाएंगी अगर हम कैश में एक्सेप्ट कर ले, इतना टैक्स भी चोरी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप इसका बेनिफिट ले लो। तो पहले 6% नहीं था, ये इन्होंने बाद में ऐड किया, अमेंडमेंट होता रहता है रेगुलर बेस पे, तो ये चेंजेस बाद में आए थे। अब एप्लीकेशन समझ आ गया, कैलकुलेशन कैसे करना है, अब ये लिख लो। नीचे कंडीशन में वही बोला है कि भाई ये सब पेमेंट्स जो आप ले रहे हो ना वाइट मनी वाले, उसके मोड्स क्या है वो अपने को पता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे कंडीशन देखना। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर सेक्शन 30 to 38 एंड द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर शैल नॉट बी अलाउड फॉर डिडक्शन। ये इम्प्लाइड हो गया। अगर आप 44 एडी में जा रहे हो, प्रिजम्पटिव इनकम क्लेम कर रहे हो, तो आपने सिर्फ टर्नओवर का डेटा ही तो दिया है, सेल बिल ही तो संभाले, और उसके सामने प्रिजम्पटिव इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई है। अब इसमें इस टर्नओवर के सामने आप एक्सपेंसेस का डिडक्शन 30 से लेके 38 वाला वो क्लेम नहीं कर सकते, वो क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए। खर्चा क्लेम करना है तो हिसाब बता दो, जब हिसाब ही नहीं रखा तो कैसे क्लेम करोगे? बोले नहीं नहीं सारा हिसाब तो रेडी, आप बताओ हम क्लेम कर देंगे। तो फिर ये प्रिजम्पटिव इनकम की तो बात ही नहीं है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, दोनों साथ में अप्लाई नहीं हो सकती। तो अगर आप इस सेक्शन में जाओगे, ये सारे सेक्शन जितने आपने पढ़े 30 से लेकर 38, इसका काम खत्म हो गया, ये कहीं पे भी बीच में नहीं आने वाले, इसको क्लेम नहीं करना, ठीक है। दूसरा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 40B वाला, ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्म के लिए सेक्शन एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म।
तो फर्म वाले केस में फिर 40B वाले सेक्शन का बेनिफिट आपका चला जाएगा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का डिडक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट कंप्लीट। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट में ना वो डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट की बात हो रही है, WDV। अभी हमने बात की थी डीम्ड डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन, वो समझ आ रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही है। अब अभी मैंने बोला 30 से लेके 38 कुछ भी क्लेम करने को नहीं मिलेगा, तो 32 भी तो चला गया इसमें, तो डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करने को नहीं मिलेगा। बट असेट डेप्रिशिएट हो तो रही है ना, आप क्लेम भले नहीं कर रहे हो लेकिन उसकी वैल्यू तो डाउन होती जा रही है, तो वैल्यू डाउन होती जाएगी लेकिन कहीं पे हम कुछ क्लेम नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं डीम्ड डेप्रिसिएशन या WDV कंसेप्ट, वैसे बोला जाता है। और ये सेम अभी मैं आपको नोशनल डेप्री में बता रहा था ना, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन। तो हर साल असेट की वैल्यू तो कम होती जा रही है, वो तो हम राइट ऑफ करेंगे, लेकिन PNL में उसको ले जाके उस पर कोई टैक्स सेविंग क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रिजम्पटिव इनकम में जा रहे हैं, तो असेट की वैल्यू तो खत्म होने ही वाली है टाइम टू टाइम, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो इसको डीम्ड WDV बोलते हैं या डीम्ड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट बोलते हैं, जहाँ असेट डेप्रिशिएट हो रही है लेकिन आप उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहे। अब इसमें एक और पॉइंट जो दूसरे चैप्टर से याद कराता हूँ, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स वाले पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि जो भी असेसी है एडवांस टैक्स पे करने के लिए अगर लायबल है तो उनको ना 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये देखा था हमने। अब उसमें ना वो टेबल के ऊपर मैंने आपको बोला भी था, उसमें लिखा है अदर देन 44AD 44ADA, मैंने बोला था PGBP बताऊंगा, प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है, यही पॉइंट है। अब देखो क्योंकि 44AD आपको पता है क्या होता है, अब ये रिलेट हो जाएगा। जो लोग 44AD में क्लेम करने वाले हैं बेनिफिट, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करेंगे नहीं, ऑडिट करवाने नहीं वाले, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब उनको ये सारी डेट्स पे एक्चुअल हिसाब पता चलेगा कितना टैक्स आने वाला है, कितना पे करना है, कैसे एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे जब अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं कर रहे। तो बोला आप ये सारे इंस्टॉलमेंट्स को इग्नोर करो, सीधा जो 15 मार्च वाला आपका डेट आ रहा है उस पर 100% एडवांस टैक्स एक साथ पे कर। अब बोले फिर यहाँ पे कैसे पता चलेगा, इम्प्लाइड है साल खत्म होने वाला है, 15 दिन बचे हैं, अब कितना सेल पूरे साल में हुआ है अब तो पता चल जाएगा ना, ऑलमोस्ट 15 दिन तो बचे। तो यहाँ तक आते आते आप पूरे साल का जो सेल है उसका टोटल कर सकते हो आपके बिल्स के बेस पे, और उस पर 8% या 6% जो भी एप्लीकेबल है वो गिन के एक टैक्स लायबिलिटी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ तक आते आते थोड़ा सर्टन हो जाएगा, यहाँ तक सर्टन नहीं था। तो जो 15%, 45%, 75% वाली जो कंडीशंस थी वो सारी कैंसिल कर दी, सीधा यहाँ पे एक साथ 100% पे कर देना। तो वो बात में एडवांस टैक्स में रिलेट हो रही थी, कंडीशन यहाँ पे भी बोली हुई, क्लियर है। तो 44AD में एक और पॉइंट कंप्लीट है। और देखें, पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, ये तो जो पीछे की लिस्ट है उससे रिलेट होगा। सबसे पहले पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रिफर्ड टू इन 44AA, ये जो पीछे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की बात हो रही थी ना, उनको तो बोला ही था कि आपको 1.5 लाख से ऊपर का कलेक्शन होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जब मेंटेन कर रहे हो तो फिर रिटर्न फाइल करो प्रॉपरली, तो उसमें प्रिजम्पटिव इनकम के लिए उनको मना कर दिया। एटलीस्ट 44AD में तो नहीं मिलेगा, 44ADA में पॉसिबल है बट इस सेक्शन में नहीं पॉसिबल। पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, अगर आपकी ये इनकम है 44AD से बाहर। फिर पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, तो भी 44AD से बाहर। एजेंसी वाले केस में तो पूरा हिसाब रखना ही पड़ेगा, वहाँ आप ये नहीं बोल सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, तो जो प्रिंसिपल है उसको हिसाब कहाँ से दोगे फिर, तो वहाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आने ही वाले। तो ये 44AD कंप्लीट हुआ। इसके जैसा एक सेम सेक्शन है 44ADA, कि सिमिलर लाइंस पे वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ क्योंकि अंदर के पॉइंट भी सेम है सारे। 44AD स्पेसिफिक बिजनेस के लिए था, वहाँ पे आप देख लो प्रोफेशन वर्ड यूज नहीं किया। 44ADA जो है अगर अपने कंपैरिजन में भी पढ़ ले तो याद हो जाता है इजीली। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है बिजनेस की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की। अभी हमने देखा कि इनके लिए जो लिमिट्स एप्लीकेबल है वो अप टू 2 करोड़ थी ना, कि भाई 2 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर यहाँ पे हो रहा है तो आप उसमें प्रिजम्पटिव रेट पे टैक्स पे कर सकते हो, टैक्स इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। रेट कितना रखा था, 8% एंड 6%। यहाँ पे 44ADA में देखोगे तो जो 2 करोड़ की लिमिट थी उसके बदले वो लिमिट हो गई यहाँ पे 50 लाख रुपीज़। यहाँ 2 करोड़ है, यहाँ पे कितनी है 50 लाख। तो एक प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहा है, अगर उसके पूरे साल का ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उसको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा कि वो प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर टैक्स पे कर सकता है। अब बोला फिर जैसे यहाँ पे तो ये रेट था, इस केस में कितना प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी, बोला सीधा 50%। जो ये 8% 6% था, यहाँ कितना हो गया सीधा 50%। तो प्रोफेशनल के केस में इतना हैवी रेट क्यों रखा है, बहुत महंगा नहीं हो गया 50%। वो लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि महंगा हो गया, क्योंकि बिजनेस वाले केस में क्या होता है ना, यहाँ पे या तो आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा या ट्रेडिंग का काम होगा, ये दो चीज़ें होती हैं।
मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में ना हम मार्जिन पे अर्न कर रहे होते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका टर्नओवर 2 करोड़ का हो रहा है, तो 2 करोड़ के सामने आपका खर्चा भी काफ़ी सारा होगा। मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सेटअप करना, ये सारी चीज़ें। ट्रेडिंग में भी तो मार्जिन पे अर्न होता है। एक जगह से बाई कर रहा हूँ तो वहाँ पैसे देने भी है, आगे सेल कर रहा हूँ तो मार्जिन ही अर्न कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ये 8 to 6% जो उन्होंने बोला है वो रीजनेबल है, क्योंकि वो इंडस्ट्री वैसी है। प्रोफेशनल वाले केस में सिचुएशन अलग होती है। अब ये प्रोफेशनल है, इसकी ना मशीन्स इंस्टॉल की हुई है, ना कोई फैक्ट्री बनाई है, ना उतना लेबर कॉस्ट लग रहा है। वो जो भी कमा रहा है ना, वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे कमा रहा है, या खुद जो काम कर रहा है उससे कमा रहा है। तो इसके जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं ना, फिक्स कॉस्ट, वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद नहीं होती। तो यहाँ पे ना जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है, प्रोफेशनल्स के केस में कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने एक ऑफिस सेटअप कर ली। ऑफिस का खर्चा वन टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, स्टाफ लिमिटेड चाहिए, कोई रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी उस स्केल पे नहीं लग रहा है। अब ऐसा है कि आप जितना क्लाइंटेज बढ़ा सकते हो, आप अपना रेवेन्यू उतना स्केल अप कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस डायरेक्टली रेवेन्यू से लिंक नहीं है कि भाई एक यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो उतना रॉ मटेरियल लगेगा, वैसा नहीं है। 2 क्लाइंट ज़्यादा भी आ गए ना, तो शायद उतने ही ऑफिस स्पेस में आपका काम हो जाएगा और उतना ही स्टाफ वो काम मैनेज भी कर लेगा। तो रेवेन्यू एक तरफ बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली को रिलेटेड नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो रेशियो रखा है वो उन्होंने बहुत हाई रखा, 8% या 6% के बदले सीधा 50%। आया समझ में? ये ऑप्शनल है ये सारे सेक्शन। 44 AD में आपको जाना है नहीं जाना आपकी मर्जी, 44 ADA में आपको जाना है या नहीं जाना है ये आपकी मर्जी। इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि कंपलसरी ये क्लेम करना ही है। तो आप अपना एक्चुअल अकाउंट कैलकुलेट कर लो, जो सस्ता पड़े वो कर सकते हो, ये कंडीशन होती है। बाकी इसमें जो पॉइंट्स है पूरे 44 ADA में वो सिमिलर है जो हमने 44 AD में देखे। 30 to 38 वाले सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पार्टनर वाले केस में 40B का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो डीम्ड डेप्रिसिएशन WDV वाला कंसेप्ट देखा वो भी सेम रहेगा, सारी चीज़ें सिमिलर है, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, और ये जो स्कीम है दोनों 44 AD और ADA, अच्छा वो एडवांस टैक्स वाला पॉइंट भी सेम, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्कीम के अंदर एंट्री एग्जिट जो है, पहले ऐसा था कि आप ईयरली बेसिस पे ऑप्शन चेंज कर सकते हो। लोग क्या करते थे, एक्चुअल अकाउंट्स तो हर कोई मेंटेन करता है, फिर कैलकुलेशन कर लेते थे कि ये सस्ता पड़ रहा है या अकाउंट्स प्रेजेंट करना सस्ता पड़ रहा है। एक्चुअल अगर मेरी इनकम 5% आ रही है तो मैं अकाउंट्स दिखा के 5% के हिसाब से टैक्स भरूंगा, अगर एक्चुअल इनकम 12% आ रही है तो अकाउंट छुपा के 8% के हिसाब से टैक्स भरूंगा। लोग ये करते थे। अब डिपार्टमेंट ने इसको भी कुछ साल पहले चेंज कर दिया। अब इसमें ऐसा बोला, एक बार अगर आप 44 AD वाले सेक्शन को ऑप्ट कर लेते हो तो आपको ना कम से कम 5 ईयर्स तक उस सेक्शन के उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये वन ईयर वाली स्कीम नहीं होगी, ये 5 ईयर्स तक आपको इसमें रहना पड़ेगा। अगर आप इन बिटवीन इस सेक्शन से बाहर आ जाते हो, बोले नहीं नहीं मेरा तो 8% इनकम आ ही नहीं रही है, अगर आप एक बार बाहर आ गए बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपके लिए सेक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये वन वे हो गया, एक बार आ गए ना 5 साल तक इसमें रहना पड़ेगा, एक बार इससे बाहर चले गए बिफोर टाइम, अगले 5 साल तक आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये दोनों सेक्शंस में ऐसी कंडीशन उन्होंने इम्पोज कर दी, तो लोग अब है ना इसका मिसयूज कम कर पाते हैं। पहले मिसयूज ज़्यादा होता था, अब कंपेरेटिवली कम होता है, वैसा हो गया। तो दोनों सेक्शन में कॉमन पॉइंट। तो इसके साथ आपका ये सेक्शन कंप्लीट, प्रिजम्पटिव इनकम वाला। अब 44 AE बचा है, वो कैलकुलेशन वाली स्कीम है, उस पर कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।